हेलो बडीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आरसीईपी और इंडिया के बारे में आप तस्वीर में देख सकते हैं। थर्ड आरसीईपी समिट है। इसमें फ़ोटोज़ देखेंगे लीडर्स की जो निगोशिएटिंग मेंबर्स थे। इसमें मोदी जी का भी तस्वीर है मुस्कुराते हुए, लेकिन उन्होंने अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया था। जानते हैं डिटेल में इस न्यूज़ के बारे में। आरसीईपी मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। रिसेंटली 15 कंट्रीज ने आरसीईपी साइन कर लिया है इंडिया के बिना। देखते हैं डिटेल में कैसे ये इवॉल्व हुआ, क्या डेवलपमेंट रही, कैसे क्यों इंडिया ने ऑप्ट आउट किया आरसीईपी से। आरसीईपी का बेसिकली फाउंडेशन कहें तो स्टार्ट होता है 21st आसियान समिट से। 2012 में जो हुआ था नॉम पेन, नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, आई थिंक यही है इसका नाम। इसकी नेगोशिएशन 2012 में लॉन्च हुई थी। इसके मेंबर्स हैं, अगर इंडिया को एक्सक्लूड कर दिया जाए, निगोशिएटिंग मेंबर्स थे आसियान के आसियान प्लस 6 में से इंडिया हटा दिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड। पर्पस क्या था आरसीईपी का? पर्पस ये था आरसीईपी का कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का इजी एक्सेस हो विद इन द रीजन। लेकिन इंडिया ने लास्ट ईयर नवंबर में ऑप्ट आउट करते हुए अपने आप को रीज़न दिया। इन्होंने सिग्निफिकेंट आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे जो रिजॉल्व नहीं हो पाए, इसलिए इंडिया का निकलना ही सही था। देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है इस ग्रुपिंग का, रीजनल ग्रुपिंग का। सिग्निफिकेंस कोविड-19 के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम चाइनीज़ प्रीमियर ली केकियांग के टर्म्स में बोले, के वर्ड्स में बोले कि इट ब्रिंग्स अ रे ऑफ लाइट एंड होप अमिड द क्लाउड्स एंड इज अ विक्ट्री ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। क्यों? क्योंकि अभी कोविड-19 के टाइम पे कंट्रीज जो हैं ग्लोबली अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट वैसे तो हमेशा करती हैं, लेकिन अब ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट होती जा रही हैं। वो चाहती हैं कि अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को पर जिस भी चीज़ में उनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसमें डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स वो ट्रेड में अपनी सप्लाई चेन्स को ऐसी जगह रखना चाह रही हैं जहां पर उनका डिपेंडेंस कम रहे। तो इसीलिए मल्टीलेटरलिज्म से कंट्रीज जो है प्रोटेक्शनिस्ट की तरफ जा रही हैं, प्रोटेक्शनिस्ट कंट्रीज की तरफ जा रही हैं। आपने उसका बैकग्राउंड भी देखा होगा, ट्रेड वॉर हो रहे थे चाइना और यूएस के बीच में, और उसने एक कैस्केडिंग इफेक्ट का काम किया और कंट्रीज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी। फिर और भी अगर हम जानना चाहें कि इसका सिग्निफिकेंस क्यों है, तो यूएन ने रिसेंटली अपनी 75th एनिवर्सरी में एक जो थीम दिया था उसमें ये उन्होंने एक कॉल दिया कि वी शुड रीअफर्म आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलेटरलिज्म। ये तो हमने देखा कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये इम्पॉर्टेंट है, और इसका एक्चुअली सिग्निफिकेंस भी है क्योंकि ये 30% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी है और 30% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है। आप इमेजिन करिए, किसी भी ग्रुपिंग का या किसी भी तरह का इकोनॉमिक कोऑपरेशन या रीजनल ग्रुपिंग होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि आप मार्केट एक्सेस करना चाहते हैं। अगर वो पॉपुलेशन 30% एक्सेस कर पाए तो वो ग्रुपिंग कितनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। आप किसी भी ग्रुपिंग का आंसर में जब भी लिखें तो इस चीज़ का, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप इंपॉर्टेंस लिखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें कि वो कितने % ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, क्योंकि किसी भी तरह का इकोनॉमिक कोऑपरेशन इस बात पे डिपेंड करता है, उसका सिग्निफिकेंस इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितने % ऑफ पॉपुलेशन ग्लोबल पॉपुलेशन का है। तो आप देख सकते हैं कि 30% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कोरोना के टाइम्स पर इकोनॉमी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो है। इंडिया तो कॉन्ट्रैक्ट कर गई है और होप्स थोड़े से मीगर से हैं, ब्लीक से हैं, लेकिन फिर भी कंट्रीज़ अगर इस तरह की ग्रुपिंग बनाएंगी तो ट्रेड ज़्यादा होगा अगर उस रीजन में, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो सबका परचेजिंग पावर बढ़ेगा, डिमांड ग्रो होगी तो एक तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ या लोगों की परेशानियां जो हैं वो थोड़ी सी कम होंगी। वो एक साइकिल आपको इकोनॉमी का याद होगा। तो क्या है कि इन सब कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस आप देख सकते हैं कि ये यूएस मैक्सिको कनाडा का जो अग्रीमेंट हुआ था हाल ही के दिनों में, जो कुछ साल पहले हुआ था,
और यूरोपियन यूनियन से भी बड़ा ट्रेड ब्लॉक है। तो ये अगर इंडिया इस चीज़ से बाहर है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आगे देखते हैं कि इंडिया ने ऑप्ट आउट क्यों किया, अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुपिंग है। तो इंडिया ने ऑप्ट आउट इसलिए किया क्योंकि वो अपने डोमेस्टिक डेयरी और एग्रीकल्चर के इंटरेस्ट को बचाना चाहती थी। देखते हैं कैसे। इंडिया में डेयरी सेक्टर में अराउंड 70 मिलियन हाउस होल्ड्स इन्वॉल्व हैं और वो काफ़ी छोटे छोटे हाउस होल्ड्स हैं, मतलब उनका ज़्यादा बहुत छोटे छोटे डेयरी फार्मर्स हैं। तो क्या है कि अगर इंडिया एक्सेस अलाउ करती या इस ग्रुपिंग का पार्ट होती तो वो मेजर जो ग्लोबल एक्सपोर्टर हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड उसके लिए अपने डोमेस्टिक गेट ओपन कर देती। और इससे क्या होता है कि डोमेस्टिक जो हैं फार्मर्स या डेयरी फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि चीप प्रोडक्ट तो हर कोई खरीदना चाहता है और अगर प्रोडक्ट चीप मिलेगा तो ऑब्वियसली हम बाहर का सामान ले लेंगे। जैसे चाइना ने अभी फ्लड किया था और इंडिया को फाइनली आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना पड़ा। तो यही रीज़न था, पहला एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रीज़न था कि डेयरी सेक्टर को बहुत ज़्यादा बैडली इम्पैक्ट होता अगर हम RCEP साइन करते। दूसरा ये था कि रूल्स ऑफ ओरिजिन जो कि इम्पैक्ट करता है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी। कैसे? रूल्स ऑफ ओरिजिन जो इंडिया अभी रिसेंटली आत्मनिर्भर भारत के अंडर पुश कर रही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो ई-कॉमर्स साइट हैं वो अपने प्लेटफॉर्म में ये मेंशन कर रही हैं कि जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो कहाँ से ओरिजिन हुआ, किस कंट्री में बना हुआ है। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन बेसिकली क्या होता है कि आपको बताना होता है कि आपका ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर मैन्युफैक्चर हुआ है। तो इंडिया चाहता था RCEP के अंडर कि स्टिफ नॉर्म रहें, रूल्स ऑफ ओरिजिन को स्ट्रिक्टली फॉलो हो, लेकिन RCEP में ऐसा कुछ था नहीं। वो लोग इतना स्ट्रिंजेंटली रूल्स ऑफ ओरिजिन को फॉलो नहीं करना चाहते थे। तो इंडिया को दिक्कत क्या थी इस चीज़ से? क्या होता है कि अगर इंडिया के साथ चाइना का ट्रेड डेफिसिट तो है ही और इंडिया का सबसे बड़ा फियर चाइना ही था रूल्स ऑफ ओरिजिन के टर्म्स में। अगर क्योंकि ये रीजनल ग्रुपिंग है तो इसमें जो पर्पस था इस ग्रुपिंग का कि आप बैरियर्स कम करोगे, टैरिफ कम करोगे। तो इंडिया ऑलरेडी टैरिफ अगर इंडिया का ज़्यादा है तो चाइना क्या करेगा, रूट करेगा उन कंट्रीज से इंडिया की तरफ जहाँ पर टैरिफ बहुत कम है। तो अगर वहाँ पर टैरिफ उस पर्टिकुलर कंट्री में टैरिफ कम है तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा इंडिया के लिए। तो इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में जो भी वो प्रोडक्ट आएगा उसका कॉस्ट कम हो जाने की वजह से वो फ्लड कर देगा। तो डोमेस्टिक इंटरेस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरेस्ट है इंडिया जिसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया चाहता है कि बढ़े ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिले, तो वो इंटरेस्ट इंडिया के हर्ट हो जाते। इसीलिए इंडिया चाहता था कि रूल्स ऑफ ओरिजिन जिस पे सेटल नहीं हो पाई पार्टीज, इसलिए इंडिया ने, ये भी एक रीज़न था कि इंडिया ने ऑप्ट आउट किया। इंडिया चाहता था कि सर्विस सेक्टर को और भी ज़्यादा ओपन अप किया जाए ताकि इंडिया, क्योंकि इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा थ्राइविंग है, तो अगर सर्विस सेक्टर को बहुत ज़्यादा ओपन करते तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। लेकिन RCEP जो था इस सेक्टर के लिए काफ़ी सेंसिटिव था, तो इंडिया की डिमांड यहाँ भी एक्सेप्ट नहीं की गई। और नेक्स्ट जो रीज़न इंडिया की तरफ से आया था कि हमारे प्रीवियस FTA एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छे नहीं है। हमारे 11 में से 15 RCEP पार्टनर्स के साथ ट्रेड डेफिसिट है। आप खुद सोच कर देखिए, जिसके साथ हमारे आसियान कंट्री के साथ अगर FTA है तो उनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। अगर हम उनको ज़ीरो टैरिफ ले आएंगे तो उनके प्राइसेस तो और भी ज़्यादा स्लम्प कर जाएंगे, तो मार्केट और भी ज़्यादा फ्लड कर जाएगा उनके प्रोडक्ट से। इसीलिए आप टेबल में देख सकते हैं पिक्चर में कि हमारे RCEP मेंबर्स के साथ कितना ट्रेड डेफिसिट है। तो आसियान के साथ हमारा -23.82 बिलियन डॉलर्स में था ये ट्रेड डेफिसिट। चाइना के साथ -48.65, साउथ कोरिया के साथ सिमिलरली हमारा ट्रेड डेफिसिट था। तो इंडिया नहीं चाहता था कि इस तरह के FTA में आए जिससे उसका इकॉनमी और भी ज़्यादा हर्ट हो। फिर एक और नेक्स्ट था जो इंडिया की बात नहीं मानी गई, जो ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म था। इंडिया इसमें भी कंसेंट नहीं डेवलप कर पाई पार्टीज। ये बेसिकली SSM जो स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म है WTO का, उसके सिमिलर है। ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म में क्या होता है कि जैसे अगर एक थ्रेशोल्ड इंपोर्ट का प्रोडक्ट्स का रीच कर जाने के बाद क्या है, कंट्रीज खुद ही
टैरिफ बढ़ा सकती थी, उसमें भी इंडिया ने इंश्योर नहीं कर पाया इन कंट्रीज से कि ये वाला क्लॉज भी आए। और नेक्स्ट जो है कि बेस ईयर इफेक्ट, 2019 इंडिया चाहता था बेस ईयर इफेक्ट, क्योंकि उससे पहले इंडिया ने मतलब धीरे धीरे 2014 से टैरिफ इंक्रीज करना स्टार्ट किया था, लेकिन आसियान कंट्रीज चाहती थी कि 2013 बेस ईयर होना चाहिए। तो ऑलरेडी इंडिया का टैरिफ कम था, उस बेस ईयर से अगर इंडिया टैरिफ कम करती तो इंडिया रिसीविंग एंड पे होती, इसलिए इंडिया ने ऑप्ट आउट किया। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे रीजंस थे इंडिया के पास जिसकी वजह से इंडिया ने ज़रूरी समझा कि उन्हें ऑप्ट आउट करना चाहिए। इम्पैक्ट क्या होगा RCEP से ऑप्ट आउट करने का? पहला तो यही है कि हम सारे ही रीजंस में कहीं ना कहीं देखेंगे कि आप जो प्रोडक्ट्स जो होंगे या जो गुड्स होंगे वो काफ़ी चीप प्राइस में इंडिया के मार्केट में आ जाएंगे और फ्लड कर देंगे इंडियन मार्केट को। तो क्या होगा? कंज्यूमर को लॉस होगा, क्योंकि अब उसे चीप प्राइस का या फिर क्वालिटी या वैरायटी नहीं मिलेगी प्रोडक्ट्स की। दूसरा है बायलैटरल रिलेशंस हर्ट होंगे। क्यों? आसियान के साथ अगर वो ऑलरेडी आसियान कंट्रीज या RCEP मेंबर्स एक ट्रेड ग्रुपिंग में या ट्रेड ब्लॉक में शामिल हो गए हैं, तो वो फोकस करेंगे उन कंट्रीज पर ही, तो इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशंस बनाने में वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तीसरा ये है, इंडिया को हमेशा ही अक्यूज़ किया जाता है या इंडिया के बारे में ये नेगेटिव पॉइंट हमेशा बोला जाता है कि इंडिया हमेशा अपॉर्चुनिटी मिस कर देती है रूल सेटर, क्योंकि वो फाउंडिंग मेंबर मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होती है। अभी NSG में इंडिया जाना चाहती है क्योंकि वो टेबल का पार्ट होना चाहती है, रूल सेटिंग टेबल है उसका पार्ट होना चाहती। तो अगर इंडिया इस इनिशियल फाउंडिंग मेंबर से निकल जाएगी या निकल चुकी है, तो इंडिया अब रूल्स सेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो बाद में मेंबर्स आते हैं, प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स होते हैं, उनको उतने ज़्यादा राइट्स नहीं होते हैं जितने फाउंडिंग मेंबर्स को होते हैं। जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा? ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान नेटवर्क को इंडो पैसिफिक में उसको वीक करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अभी जो जापान ने एक चीज़ मूव करी थी, एक इनिशिएटिव मूव किया था कि सप्लाई चेन रिसिलियंस इनिशिएटिव स्टार्ट करना। ये किस कॉन्टेक्स्ट में था? ये इस कॉन्टेक्स्ट में था कि कोविड टाइम्स में बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही थी, तो उसका इकोनॉमी में इम्पैक्ट ना पड़े या उसका सप्लाई चेन या डिमांड और सप्लाई के मिसमैच की वजह से प्राइसेस सर्ज ना हो या किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन ना खड़ी हो जाए, इसलिए इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक तरह का इनिशिएटिव मूव कर रहे थे, या जो जापान ने इनिशिएट किया था उसमें भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आएगा। वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है? वे फॉरवर्ड अब क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज क्या हैं, इम्पैक्ट क्या होगा इसका, तो अब हम वे फॉरवर्ड में क्या देख सकते हैं? वे फॉरवर्ड में इंडिया के पास एक ही है बचा हुआ, जो मोस्टली कि कंपैटिटिवनेस हमारे प्रोडक्ट्स का बढ़ाना चाहिए। इस तरह से किसी भी ग्रुपिंग से ऑप्ट आउट कर जाना एक सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो कंपैटिटिवनेस कैसे बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की, इंडिया के गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की? अगर हम अपने लेबर लॉज ईज कर दें, लेबर लॉज ईज करेंगे तो क्योंकि वेजेस कम होंगे या किसी भी तरह के सिक्योरिटी कोड में मैं मतलब फेवर नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं लेबर लॉज अगर हम ईज करेंगे तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, मैन्युफैक्चरिंग और फिर इकोनॉमिक स्केल ऑफ इकोनॉमीज़ वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो वाला अगर हम अप्लाई करें, तो अगर प्रोडक्शन बल्क में होगा तो उसका कॉस्ट वैसे भी गिरेगा। तो इसलिए कंपैटिटिवनेस बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला तो लेबर लॉज ईज करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें फोकस करना चाहिए। रोडवेज वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इश्यूज क्रिएट होते हैं। अगर पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो पहुंचने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं कि आपको पता होगा R&D में प्राइवेट सेक्टर का बहुत कम परसेंटेज या कंट्रीब्यूशन है। तो हमें अपने प्रोडक्ट का कंपैटिटिवनेस बढ़ाना चाहिए। लेबर लॉज को जो कैसे कर सकते हैं, लेबर लॉज को ईज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, R&D बढ़ाएंगे ताकि प्रोडक्ट हमें चीप मिले। दूसरा क्या है कि हम FDI को अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया में हम, क्योंकि इंडिया के साथ रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है ना, तो रिसोर्सेज का शॉर्टेज होने की वजह से हम दूसरा यही ढूंढ सकते हैं, एक वे
आउट यही हो सकता है कि हम FDI को प्रमोट करें या अट्रैक्ट करें। तो उसके लिए क्या होगा, FDI तभी आएगा कंट्री में जब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हों। तो इंडिया को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो आपने देखा कुछ पैरामीटर्स में इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जैसे टाइम जो होता है, जो स्टार्ट करने का बिजनेस होता है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में भी इंडिया का परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इन सब चीज़ों में इंडिया को परफॉर्मेंस अच्छा देना होगा, इन सब नॉर्म्स को ईज करना होगा ताकि इंडिया में लोग या अदर कंट्रीज आए FDI लेकर। तीसरा, हमें एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना होगा। क्यों हम इन्हीं रीजन्स में डिपेंडेंट रहें, क्यों हम इन्हीं रीजन के मार्केट में एक्सपोर्ट करें, क्यों हम इन्हीं रीजन के मार्केट में एक्सेस चाहते हैं। हमें अदर मार्केट्स को भी देखना होगा। अफ्रीका बहुत प्रॉमिसिंग है, रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी देखा है अफ्रीका ने। अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में हमें अपना मार्केट डेवलप करना चाहिए। और जो लास्ट है, जो मुझे लगता है कि हमें अपने बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट जो एग्जिस्टिंग हैं उन्हें ही ट्वीक करना चाहिए हमारे फेवर में, तभी हम अच्छा कर सकते हैं अपने इकोनॉमी में या प्रोडक्ट। अगर हम ऑप्ट आउट किए भी हैं तो हम अपनी इकोनॉमी का रिसिलियंस डेवलप कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक स्टेटमेंट है जो MEA का है, उनका ओपिनियन देना चाहती हूँ, जो उन्होंने बोला है RCEP में ग्रुपिंग जब साइन हो गया उसके बाद। द इफेक्ट ऑफ पास्ट ट्रेड अग्रीमेंट हैज़ बीन टू de-industrialize some sectors. The consequence of future ones would lock us into global commitments, many of them not to our advantage. Those who argue stressing openness and efficiency do not present the full picture. मतलब जो आप ट्रेड अग्रीमेंट्स या ओपननेस की बात कर रहे हैं वो फुल पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछली स्लाइड्स में ही बताया था कि हमारे FTA जो हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इतना अच्छा बढ़ाया नहीं, और मोस्टली हम केसेस में नेगेटिव ट्रेड बैलेंस में है। इसलिए ये मैंने RCEP डिस्कस कर लिया है, ये सफिशिएंट है। आई थिंक 10 to 15 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो ये काफ़ी अच्छा है, इसको यूज़ करिए आपको यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ेगा। That's it from my side. Thank you for watching my channel. If you liked my video, please subscribe and share. And if you think there's any improvement required, please comment on the section below.